हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सेकंड पॉइंट्स के साथ में। लेकिन उसके पहले मैंने क्या करा, जो पिछली क्लास मेरी थी वो हमने स्टार्ट किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके ऊपर हमने बात किया था। अगर किसी बच्चे की पिछली क्लास रह गई थी तो वो पिछले वाले क्लास को वीडियो के अंदर देख सकता है। ये हम लोगों ने टॉपिक पूरा कर दिया था। उसके बाद में फिर हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का टॉपिक पूरा किया था, और उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल्स किए थे। बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे। अगर कोई भी बच्चे की क्लास मिस हो गई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो वो वापस जाकर के मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास शुरू होने वाली बच्चों हम लोग की, और देखिए आज हमारे पास में टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग, सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। सबसे पहले मैं एक बार फिर से, ये बात इन क्लासेस में मैं कम से कम 5 और 6 टाइम्स ऑलरेडी बोल चुका हूं, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टॉपिक का नाम क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन माने इंक्रीज करना, बढ़ा देना। बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दीजिए। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसको कोई नॉन वोलेटाइल चीज को मिला देता हूं, जैसे कि ग्लूकोज को, तो ये देखा गया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। यानी कि पानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल कर रहा था, नाउ इट विल बॉइल एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड। इस चीज को हम कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट को आपका डिफाइन करना जरूरी है। अगर अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं जानता है, तो वो बच्चा ध्यान से एक बार दोबारा से फाइनली इस चीज को देख ले। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का, अगर हम कोई भी सब्सटेंस, देखिए इसको मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करता हूं, कोई भी सब्सटेंस है, इसको आप अगर वेपर्स में चेंज कर रहे हैं, तो जब उसकी वेपर्स का प्रेशर, जब इसकी वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फाइन, खत्म हो गई बात। ये बात मैंने इसके पहले भी कई बार बताई है। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इस चीज को, इस टॉपिक को समझाने के लिए इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया है। एक पार्ट है ग्राफ, एक पार्ट है इसके फॉर्मूलाज। तो बच्चों देखिए, एक बार हम फिर से ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ को मैं 2 तरीके से बनाने वाला हूं। देखिए, एक ग्राफ में बनाने वाला हूं बच्चों इस तरीके से। ये 3 तरह की मैंने लाइनें बना दी हैं। ये लाइन है हमारे पास में बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ये लाइन है बच्चों हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की। और बच्चों लोग, अगर हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दिया, जो इसके पहले मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए होती है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। हमने इसके पहले की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने पढ़ा था कि अगर आप पानी में नॉन वोलेटाइल चीज मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। यानी कि ये जो लाइन आपके सामने मैंने बनाई है, यह है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्योंकि डिक्रीज हो गया, तो पहले वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए आपने इतना टेम्परेचर दिया, इतना हीट किया। लेकिन अब जब आपने यहां पर सॉल्यूशन बना दिया, जिसको कि हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो बच्चों अब आपको इसको इतना हीट करना पड़ेगा टू ब्रिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब यह हुआ कि आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। पहले अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप उसको बॉइल कर रहे थे, अब आप देखेंगे कि अब यहां से यहां तक
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि कम हो चुका है, यहां से यहां तक लाने में अब आपको टेम्परेचर 105 डिग्री सेंटीग्रेड या 110 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को आपने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोगों ने पहला ग्राफ देखा है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा ग्राफ। एक बार फिर से आप इस ग्राफ को देख लीजिए, मैं यहां पर बोलता हूं। फाइन, नेक्स्ट इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब देखिए बुक में जो इसका ग्राफ है वो एक दूसरे तरीके से बनाया गया है। बड़ा अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा ग्राफ है ये। देखिए अब आप, हमने यहां पर क्या काम करा बच्चों कि ये देखिए, अब मैंने यहां पर इस तरफ ले लिया है, देखते रहिएगा आप अच्छी तरीके से, टेम्परेचर, और इस साइड में बच्चों मैंने ले लिया है वेपर प्रेशर। सपोज करिए कि ये जो आपका प्रेशर है दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मैंने यहां पर क्या लिख दिया बच्चों आपके सामने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख दिया ये। अब आपने सॉल्वेंट लिया, सपोज करिए पानी, और उसको गर्म करना शुरू कर दिया आपने। तो बच्चों पहले आपके पास में वेपर्स इतनी थी, अब आप देखिए उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर्स इंक्रीज होती जा रही हैं, वेपर इंक्रीज होती चली आ रही हैं और वेपर इंक्रीज होती चली गई। और ये आप देख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इस टेम्परेचर पर आकर के बच्चों आप देखेंगे कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो मैं इस टेम्परेचर को, ये जो आप देखिए यहां पर लिख रहे हैं, ये देखिए आप, इसको मैं क्या कहने वाला हूं, बॉइलिंग पॉइंट, देखिए टीबी करके लिख रहा हूं, ऑफ सॉल्वेंट। देखते रहिए आप, इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूं मैं जिससे कि आप साफ से देख पाए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यहां पे लिख दिया मैंने। अब हम लोग अगले इस पर आते हैं, दूसरी तरह का ग्राफ बनाने की शुरुआत करेंगे बच्चों यहां पर। अब देखिए मैं यहां पर क्या काम करता हूं, अब देखिए मैं सॉल्यूशन बना देता हूं, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देता हूं। अब बन चुका है हमारे पास सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को हमने गर्म करना शुरू किया, तो देखिए सॉल्यूशन जब गर्म होगा तो इसका ग्राफ इस तरीके से चलता हुआ जाएगा। और आप देखिए वो यहां आकर के मिला भाई, देखिए आप ये, तो इस टेम्परेचर को हम, ये जो हमारे पास में आ गया, इसको हम लोग कहते हैं यहां पर, देखिए एरो बना दिया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए आप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से सब बच्चे देख लेंगे, ये हमारे पास में केवल पानी है या केवल सॉल्वेंट है, इसको मैं गर्म करते चले आ रहा हूं, इस टेम्परेचर पर आकर के ये मिल गया, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास में सॉल्यूशन है, गर्म करते चले आ रहे हैं, यहां आकर के मिल गया, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और इसका मतलब इनके जो बीच का डिफरेंस है, ये देखिए आप, ये इनके बीच का डिफरेंस, इसको मैं क्या कहने वाला हूं फिर, डेल्टा टीबी, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले आपके पास है बच्चों यहां बॉइल हो रहा था और अब आपके पास यहां पर बॉइल हो रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा टीबी, और इसी का नाम है बच्चों हमारे पास में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये आपने ग्राफ देख लिया है, आप एक बार नजर मार लीजिए इसके ऊपर अच्छे तरीके से। ओके, चलिए भाई, अब हमारे पास में दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूलाज। अब हम इसके फॉर्मूलाज को एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूलाज को हम किस तरीके से एस्टैब्लिश करेंगे। आपने देखा कि डेल्टा टीबी ये है हमारे पास, क्या हो गया बच्चों, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि एंड ऑल्सो हमें यह मालूम है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या आ गया बच्चों ये? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको आप जानते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हम लोग हटा देते हैं तो बच्चों यहां पर क्या होता है? कांस्टेंट लग जाता है जिसको हम कहते हैं केबी। केबी इनटू, अब यहां पर हम लोग देखिए मोल्स की जगह एक फॉर्मूला फिट कर देंगे और इसको फिर हम लोग कहते हैं मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चा पार्टी ये हमारे पास में इसका पूरा का पूरा जो है तैयार हो जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, जिसको कि हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, केबी इंटू मोलैलिटी। और देखिए इसको मैंने यहां पर ऐसे अंडरलाइन करके बॉक्स में बंद कर दिया। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। बहुत सिंपल सा फॉर्मुलेशन है। इंक्रीज या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू टीबी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी मोल्स ऑफ सॉल्यूट को भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि हमने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इसलिए हम जब इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का एक कांस्टेंट लगा देंगे विच इज नोन एज केबी, और फिर हमारा ये फॉर्मूला रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। एक बार मैं इसको अब यहां पर आप देख लीजिए, फिर मैं इसको रब करने वाला हूं। ओके, तो अब हम लोग इसको हटा देते हैं। आप लोग उतारने वाले जो बच्चे हैं वो बाद में उतार लेंगे आराम से। तो हम लोग यहां पर अब देखते हैं कि जी, तो अब हम लोग बच्चों यहां पर देखते हैं कि डेल्टा टीबी, इसको मैं पहले तो व्हाइट कर लूं क्योंकि रेड आपको दिखेगा नहीं अच्छी तरीके से, ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं। तो अब हम लोग जो है देखिए डेल्टा टीबी जो हमारे पास में है, जिसको हमने क्या कहा है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और इसके फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। केबी यहां पर बच्चों कहलाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका एक और भी नाम होता है इब्यूलोस्कोपिक। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा नाम एग्जामिनेशन पर आएगा? दोनों। वैसे एग्जामिनेशन के हिसाब से तो इब्यूलोस्कोपिक आता है, इब्यूलोस्कोपिक। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक, जिसकी अभी डिटेल अभी हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आने जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में फॉर्मुलेशन हो चुका है। अब केबी की यूनिट जो है वो भी आप यहां पर देखने वाले हैं बच्चों। यहां पर यूनिट ऑफ केबी देख लीजिए जरा आप, क्या होगी हमारे पास में? बहुत आसान सी बात है ये नाम आप नोट कर लेंगे बाद में। अब देखिए मैं इसकी अगर यूनिट देखता हूं केबी की, तो केबी की यूनिट देखिए बहुत आसान है। केबी आपके पास में डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी। डेल्टा टीबी की केल्विन हो गया और मोलैलिटी की होती है मोल्स पर केजी। तो ये हो गया हमारे पास में केल्विन केजी पर मोल। याद रखिए दिस इज केल्विन, केल्विन केजी पर मोल। तो ये हमारे पास है बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। अब एग्जामिनेशन पर अगर इसकी कोई कहता है थ्योरी लिखो, तो थ्योरी किस तरीके से होती है? थ्योरी इस तरह से होती है हमारे पास। इसको अगर मैं पूरे का पूरा क्लीन कर देता हूं तो देखिए एक सिंपल सी चीज है, मैं थ्योरी के तौर पर बोल देता हूं, और वो ये है आपके पास में कि सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल solute solution is decreased, therefore more temperature is required to bring vapor pressure
equal to atmospheric pressure. Hence, boiling point is increased. This is known as elevation of boiling point. Elevation of boiling point. तो राइटिंग अच्छी और बुरी किसी भी तरह की आप मान सकते हैं, मैं बोल रहा हूं इसको. वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड, देयरफॉर more temperature is required to bring vapor pressure equal to atmospheric pressure, hence boiling point is increased. This is known as elevation of boiling point. ठीक है ना? ओके, अब हम लोगों ने इस टॉपिक को यहां पर खत्म कर दिया, और इस टॉपिक को खत्म करके आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं. डेल्टा टी भी बता दिया आपको मैंने, जो कि हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है. दूसरा इसका फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, दिस इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी. और तीसरी चीज आपने यहां पर देखा इसका ग्राफ. और चौथी चीज, अगर एग्जामिनेशन पर वो कहता है कि डिफाइन भी करो भाई इसको, तो जो लास्ट में मैंने अभी आपके सामने लिखा था, तो आपकी डेफिनेशन जो है वो बन करके तैयार हो जाती है. तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है, इसको हम लोग यहां पर खत्म कर देते हैं. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. और देखिए, अब आपके पास है बच्चों थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है. इस टॉपिक का नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो एक बात बताइए आप मुझे, एक सिंपल से पहले मैं बात पूछ लूं आपसे. पानी आपने फ्रिज में रख दिया फ्रीज होने के लिए, जमाने के लिए, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है. अगर उस पानी के अंदर आप आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, उसके अंदर आपने कुछ सॉल्ट, कुछ शुगर, कुछ फ्लेवर्स डाल दिए, और आपने फिर उसको आइसक्रीम बनाने के लिए रखा है फ्रीजर में, तो आपको मालूम है क्या होने वाला है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाकर के फ्रीज होगा. उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, वो शायद -10 या -15 के ऊपर जाकर के वो फ्रीज होने वाला है. इसी फिनोमिना को हमारी केमिस्ट्री की भाषा में हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो एक बार हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात यहां पर देख लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं. देखिए क्या होता है, हमें सबको पता है फ्रीजिंग पॉइंट जिसके ऊपर पानी या कोई भी चीज जम जाती है, लेकिन टेक्निकली केमिस्ट्री की भाषा में भी आपको आना चाहिए. तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज. आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास में देखिए किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज. ठीक है ना? इस चीज को अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, एक ग्राफ के तौर पर बताने वाला हूं. लेकिन ग्राफ बनाने से पहले मैं एक बात आपको यहां पर जरा सा एक ग्राफ का एक रूपरेखा आपके सामने बनाऊंगा अभी. देखिए इसको थोड़ी सी सफाई के साथ बनाएंगे. देखिए बच्चों क्या होता है, ये एक हमारे पास में लाइन खींच दिया मैंने टेम्परेचर की, और ये मैंने लाइन खींच दिया आपके सामने किस चीज की बच्चों, वेपर प्रेशर की. ठीक है ना? अब देखिए यहां पर मैं ये एक जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट है आपके पास में सॉलिड फेज. सॉलिड फेज का क्या मतलब होता है कि ये अलग अलग कंडीशंस हैं कि अगर टेम्परेचर हमारे पास में ये है और इतना वेपर प्रेशर है, तो वो उस वक्त के ऊपर सॉलिड हो जाता है. ठीक है ना? तो सॉलिड फेज, क्योंकि कोई भी चीज का सॉलिड बनना लो टेम्परेचर पर और लो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है ना? चलिए अब हमारे पास में ये फेज आप देख रहे हैं, दिस इज द सॉलिड फेज. अब हमारे पास पानी है और हम क्या कर रहे हैं, पानी को हम लेकर के आ रहे हैं, और आप देखिए ये पानी का वेपर प्रेशर है और वो यहां आकर के मिल गया. यहां आकर के बच्चों ये फ्रीज कर गया. ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. यहां आकर के बच्चों पार्टी देखिए आप, ये फ्रीज कर गया. इसको मैं कहने वाला हूं
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब हम लोगों ने देखिए जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। देखिए इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और यू कैन से रिलेटिव लोअरिंग। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, इस डिक्रीज होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। ये सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी आपने अभी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारे सामने आ गई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी ग्राफ से दिख जाएगा आपको। देखिए अभी आपने कहा वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड, तो अगर मैं यहां पर इसका कलर चेंज करके व्हाइट में ले लेता हूं सपोज, तो देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज। देखिए ये मैंने बनाना शुरू करा आपको, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये डिक्रीज है। तो जब ये डिक्रीज हो चुका है तो अब आपका ये लो टेम्परेचर पर आ करके इसका वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ ये वाला, ये किस चीज का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया बच्चा लोग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड। अब आप समझ गए, आप अच्छी तरह से देखिए उस ग्राफ को। क्या बोला गया आपके सामने कि अगर हमारे पास में केवल सॉल्वेंट है तो आपका वेपर प्रेशर यहां आकर के इससे मिल गया, यहां फ्रीज हो गया। लेकिन जब आपने उसके अंदर मिला रखा है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, तो उसने वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। जो चीज इस टेम्परेचर के ऊपर ये था सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो इसी टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। तो इसीलिए जब इसका ग्राफ बनता है धीरे धीरे, तो वो बाद में यानी कि इस ग्राफ के नीचे आकर के मिलता है। तो इससे ये पता चला कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। वैसे तो आप देखिए बिना किसी ग्राफ के, बिना किसी केमिस्ट्री की सारी दुनिया जानती है कि पानी के अंदर अगर आप मिट्टी मिला दें, पानी के अंदर ग्लूकोज मिला दें, नमक मिला दें, आइसक्रीम का सॉल्यूशन मिला दें और उसको फ्रीज करने की कोशिश करेंगे तो वो इट विल डिक्रीज एट लोअर टेम्परेचर। सारी दुनिया जानती है, बट हमें केमिस्ट्री के हिसाब से चीजों को बताना होता है, केमिस्ट्री के हिसाब से हमें चीजों को लिखना होता है। तो इसीलिए यहां का जो बीच का डिफरेंस हो गया, अब आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख लेता हूं। दिस इज बच्चों लोग, ये देखिए आप, डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का सिंबल देखिए आप। तो ये ग्राफ है जिसको कि आप बहुत अच्छी तरह से यहां पर देख रहे होंगे इस वक्त पर। और अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और देखिए हम फॉर्मूलाज की तरफ मूव करेंगे। पहले हम लोग देखिए डेल्टा टीएफ को एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। डेल्टा टीएफ इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ, इसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है भाई, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी मैं आपके पास में दोबारा से वापस आता हूं व्हाइट वाले मार्कर के ऊपर अपने, और देखिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं, जैसे कि अभी बॉइलिंग पॉइंट पर देखा था हम लोगों ने, डेल्टा टीएफ को हम लोग यहां पर लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, यहां देखिए सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बच्चा लोग ज्यादा है, उसमें से हम इसको माइनस करेंगे, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, ओके। अभी हम लोग देखते हैं कि ये दूसरे तरीके से जब आप लोग लिख सकते थे, इसको मैंने अभी क्या बताया था आपको, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या आप कह सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको कि हम लोग बेसिकली मोलैलिटी के तौर पर भी लिख देते हैं, मोलैलिटी। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इन अदर वर्ड्स मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां पर हटा देते हैं। ठीक है, और देखिए अब मैं यहां पर इसको फॉर्मूले को आपके सामने फिर से लिख देता हूं, और देखिए ये आपका डेल्टा टीएफ जो है वो हमारे पास ये हो गया, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू मोलैलिटी, और जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हट जाता है
अभी तो आपने ये लिखा था, तो बच्चों इसको फिर हम लोग एक कांस्टेंट लिख देते हैं, केएफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है भाई, केएफ इंटू मोलैलिटी। और देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। यहां पर केएफ जो है इसका एक नाम है अपने आप में, और पहली बात तो इसको हम लोग सीधी सीधी भाषा में कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और दूसरे शब्दों में इसका एक और नाम भी है, और इसका एक दूसरा नाम है केएफ का क्रायोस्कोपिक। देखिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो आप देखिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, CRYSO क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायो एस नहीं है यहां पर, क्रायो। डिटेल में अभी इसके बाद वाली क्लास में डिटेल में आपको ये पढ़ाए जाएंगे केएफ और केबी। इसकी जो बच्चों यूनिट की अगर आप बात करेंगे तो यूनिट विल बी सेम। यूनिट अभी आप देखेंगे कि वो सेम होने जा रही है। क्या सेम होने जा रही है यूनिट ऑफ केएफ आप देख सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, केल्विन। और मोलैलिटी की क्या होती है बच्चों, मोल्स पर केजी, तो केजी ऊपर आ जाएगा। अभी जो आपने केबी की यूनिट लिखी थी सेम यूनिट केएफ की भी है, यानी कि यूनिट ऑफ केबी एंड केएफ इज नेचुरली सेम, क्योंकि दोनों ही चीजों में यहां पर डेल्टा टीएफ लग रहा है और मोलैलिटी लग रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये सेक्शन पूरा हो जाता है। ठीक है, अब कोई बच्चा कैसे डिफाइन करने के लिए आ गया, चलो भाई उसके लिए भी हेल्प करेंगे आपकी। तो डिफाइन करने के लिए अगर आ जाता है तो वहां पर इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is decreased, therefore it becomes equal to vapor pressure of solid phase। देखिए आप, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज जो आपका स्टार्टिंग में बात बताई गई थी, एट लोअर टेम्परेचर, दिस इज नोन एज, बस खत्म हो गई बात, दिस इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये देखिए आप, तो इसको एक बार नजर मार लीजिए अच्छे तरीके से। वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिक्रीज्ड, देयरफॉर इट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। मैंने फिर से एक बार आपको यहां पर दिखा दिया, एट लोअर टेम्परेचर, एंड दिस इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डन, ग्राफ भी हो गया हमारा, फॉर्मूले भी हो गए, डेफिनेशन भी हो गया, केएफ का नाम भी हो गया, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हमारे पास है बच्चों, पूरी तरह से यहां पर मैंने आप क्लीन कर दिया। अब देखिए आज का काम हमारा जो अभी नेक्स्ट होगा वो है कि ये जो आज आपने पढ़ाई करी है इसके ऊपर अब आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, जो मैंने आपको अभी बताया था, अभी हम इसकी बात करने जा रहे हैं किस चीज की, इनके बारे में और डिटेल में। देखा आपने, वंडरफुल क्लास, और इस एब्सोल्युटली वंडरफुल। अभी आप इतनी खूबसूरती से केबी को देखेंगे और समझेंगे, इतनी खूबसूरती से आप कभी भी इस चीज को नहीं समझ पाएंगे किसी भी बुक के थ्रू। ठीक है, तो आप इन क्लासेस को कंटिन्यू करिएगा। और एक बात मैंने आपको और भी बोली थी, किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो वो मुझे इसके ऊपर कमेंट में अपना प्रॉब्लम लिख सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कहा था कि मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल रहा हूं अपने वीडियोस में, जो शॉर्ट्स आपको ऑर्गेनिक के लिए हेल्प कर रहे हैं। नेम रिएक्शंस पूरी ऑर्गेनिक में कितनी है, 35। एक शॉर्ट डाल रखा मैंने कि भैया ये 35 नाम है, इसको कर लीजिए।
दूसरा शॉर्ट डाल रखा है, इतने टेस्ट है हमारे पास, कार्बोनामाइन टेस्ट, उसके बाद हमारे पास में लेट्स से एजोडाइड टेस्ट, उसके बाद आइडोफॉर्म टेस्ट, पूरी एक लिस्ट है हमारे पास, 14 टेस्ट है, उसी में से बोर्ड के एग्जाम पर आने हैं। तो वो शॉर्ट्स देखते रहिए आप वीडियो को। अभी कल एक नया शॉर्ट डालने वाला हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा बच्चे अगर डरते हैं तो वो डरते हैं किस चीज से? कन्वर्जेंस के साथ में। तो मैं कन्वर्जन का एक शॉर्ट डालूंगा कि इतने कन्वर्जेंस कर लीजिए तो बोर्ड का एग्जाम आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग अपने सॉल्यूशन के चैप्टर पर हैं। आप मेरे साथ साथ वो शॉर्ट्स को आप ट्रैक रखिए, मैं एक एक करके शॉर्ट्स को डालता हुआ चल रहा हूं। बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन उन आपको शॉर्ट्स में मिलने जा रही है। और अगर किसी वजह से यूट्यूब के ऊपर आप नहीं देख पाते हैं तो मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम के ऊपर, एडविन क्लासेस का नाम चाहिए, उसके ऊपर आप जाइए, वहां पर भी वो डिटेल्स मिलेंगी आपको आराम के साथ में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब बहुत ही प्यारी चीज आपके सामने आ रही है। शायद आपने अभी तक जितनी पढ़ाई करी इतने खूबसूरत स्लाइड, या कम से कम इंटरनेट के ऊपर आप कोई कितनी भी बड़ी कोचिंग वाला क्यों नहीं पढ़ा रहा यूट्यूब के ऊपर, इससे खूबसूरत सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन केएफ और केबी का मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इतनी क्या खास बात है इसके अंदर। तो बच्चों देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को, केबी। क्या नाम है बच्चों इसका? केबी। तो केबी का जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला यहां पर देखा था, वो क्या देखा था भाई? वो हमने देखा था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैरिटी। तो क्या नाम है बच्चों इसका? इबिलियोस्कोपिक या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक्चुअली इबिलो ग्रीक लैंग्वेज है, बॉयल, ग्रीक लैंग्वेज में बॉइलिंग को इबिलो कहते हैं। तो इसके अंदर हम केबी के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। तो देखिए, हम इसके बारे में और जानते हैं। यहां पर देखिए, आप यहां पर सबसे पहले देखेंगे इसका हमारे पास में कुछ खास बातें। सबसे पहले आप यहां देखेंगे केबी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास में एग्जामिनेशन के अंदर बेहतरीन ऑब्जेक्टिव या 1 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसके लिए एक शानदार सवाल है कि केबी जो है, क्या ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर, क्या ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन के ऊपर, क्या ये डिपेंड करता है सॉल्यूट के ऊपर? तो आवर आंसर विल बी केबी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि पानी में अगर आपने चीनी को मिलाया है तो चीनी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा केबी, केबी विल डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। ठीक है, यहां इसका फॉर्मूला देखिए बच्चों, फॉर्मूला यहां पर हमारे पास में देखिए, केबी इज इक्वल टू m1 इंटू आर इंटू टीबी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको रटना है। इसके ऊपर इत्तेफाक से कोई न्यूमेरिकल नहीं है पूरी किताब में, तो आप फॉर्मूले को सिर्फ यहां पे समझ लीजिए कि हाउ केबी इज कैलकुलेटेड। तो केबी का बच्चों फॉर्मूला m1 आर टीबी का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए इसका क्या मतलब हो रहा है बच्चा पार्टी? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर पानी का आपको केबी निकालना है, किस चीज का बच्चों? पानी का। जैसे कि यहां पर मैंने लिख रखा है पानी के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.52। तो वाटर की ये वैल्यू कहां से? अच्छा, ये यूनिट आप देख सकते हैं। अभी इससे पहले वाली मैंने आपको स्लाइड में क्या दिखाया था? इसकी यूनिट बताया था बच्चों आपको, केल्विन केजी पर मोल। आ गया? ठीक है, तो देखिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसको आप बहुत अच्छी तरह से खूबसूरती से देख लीजिए। केबी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वाटर के लिए इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। कैसे आई वाटर के लिए वैल्यू? तो कैसे आई देखते हैं भाई, कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है कि ये फॉर्मूला है इसका। अब यहां m1 क्या है देखते रहिए भाई, जरा यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा। m1 है बच्चों लोग, ये देखिए m1 है हमारे पास में। इसको बल्कि मैं ग्रीन कलर से लिखूं जिससे कि थोड़ा अलग विजिबिलिटी आएगी इसकी। तो बच्चा पार्टी m1 की जो है ये आपके पास में है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सही है? ये जो R है बच्चों, इसको हम कहते हैं गैस कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की जो अलग अलग वैल्यूज होती है 0.0821,
8.314 ये एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन में होती है और 8.314 जूल्स पर केल्विन में होती है। तो हम लोग के पास में ये होता है गैस कांस्टेंट। और ये बच्चा पार्टी जो टीबी है, टीबी ये है आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। देख लिया आप, नजर मान लीजिए अच्छे तरीके से। M1 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R इज गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यूज होती हैं हमारे पास में जब हम लोग कहीं एटमॉस्फेयर लीटर यूज कर रहे होते हैं तो ये यूज करते हैं। जूल्स अगर हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग 8.314 यूज करते हैं। तो यहां पर अगर कोई बाय द वे पूछेगा सर क्या यूज किया जाएगा, तो बच्चे लोग ध्यान से सुन लीजिए, ये यूज करेंगे हम लोग 8.314 जूल्स पर केल्विन। और ये है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि किसी भी चीज को जब हम लोग वेपर्स में चेंज करते हैं तो उसमें कितना हीट देते हैं आप, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हाउ मच एनर्जी यू विल प्रोवाइड इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो पार्टी लोग देखिए हमारे पास में खूब अच्छी तरह से नजर मार लीजिए, क्योंकि इससे अच्छी डिटेलिंग आपको कहीं पर भी, कम से कम बुक्स पर भी इतनी अच्छी डिटेलिंग मुझे तो नहीं लगता आपके पास में दे रखी होगी, और कम से कम यूट्यूब के ऊपर चैनल्स पर भी इतनी अच्छी डिटेलिंग शायद नहीं है। अगर होगी तो मैं इसके बारे में नहीं जानता, बट मेरे नॉलेज में नहीं है। तो हम लोग इसको यहां से हटा देते हैं और एक बार फिर से देखिए बच्चों, फाइनली केबी की वैल्यू आप फॉर्मूला नोट कर दिया आपने यहां पर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गैस कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और केबी की वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। वाटर के लिए इसका वैल्यू इतना आता है, एक वैल्यू बस याद कर लीजिए आप, और इसकी यूनिट अभी जैसा हम लोगों ने पहले भी डिसाइड कर रखा था, केल्विन केजी पर मोल। कोई बच्चा कहता है सर मैं यहां से यूनिट ये डिराइव करना चाहता हूं, तो यहां से निकाल लो, क्या परेशानी। देखिए मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है बच्चा पार्टी हमारे पास में, ग्राम्स। आर की यूनिट क्या होती है अभी मैंने आपको बताया, जूल्स पर केल्विन। टीबी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, ये हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट है तो फिर से केल्विन आ गया हमारे पास में। और वेपोराइजेशन की अगर आप बात करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, फिर से जूल्स, ठीक है, पर केल्विन। तो अब हमारे पास में जब इसको लेकर के हम आते हैं तो देखिए जूल्स से आपका जूल्स कैंसिल हो गया, एक इससे ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब कोई बच्चा ये कहेगा साहब कि हमारे पास में ये तो दे रखा है ग्राम और आपने लिख रखा है बच्चों यहाँ पर किलोग्राम। 1000 से भाई साहब मैंने डिवाइड भी तो करा है, टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स। तो अब आपका यूनिट क्या आ चुका है बच्चा पार्टी, देखिए ग्राम्स की जगह आई विल राइट किलोग्राम्स, केल्विन ऊपर आ गया और नीचे क्या हमारे पास में ये पर मोल के लिए होती है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हमारे पास में मोल्स के लिए होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें वही यूनिट आ जाती है हमारे पास में जो कि अभी इसके पहले आपने निकाल रखी है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, ज्यादा लंबी हो चुकी है क्लास, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब जो अभी आपने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर देखा था वो क्या देखा था, केएफ, जिसका नाम मैंने आपको बताया क्रायोस्कोपिक होता है या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, बिल्कुल ऊपर की तरह से ही है, सेम सब बातें हैं। केएफ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये वैल्यू थोड़ी सी दिमाग में रख लीजिए, वाटर के केस में बच्चा पार्टी इसकी वैल्यू होती है 1.86। हालांकि अगर आपको याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जब भी सवाल इसका आएगा एग्जामिनेशंस में, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे वो किसी कंपटीशन का हो, तो दे विल ऑलवेज गिव यू द वैल्यू, हमेशा वैल्यू देंगे आपको। और उसके बाद इसके फॉर्मूले बस एक हल्का सा चेंज करा हम लोगों ने, और वो क्या चेंज करा हम लोगों ने बच्चों, ये वही आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, अगर वाटर है तो 18 हो जाएगा। आर क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट। यहां पर इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वी विल राइट फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन, और ये आपके पास में आ गया 1000। और यहां इंस्टेड ऑफ वेपोराइजेशन हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, फ्यूजन। फ्यूजन क्यों यूज करेंगे हम लोग भाई, क्योंकि फ्यूजन का मतलब क्या है, यहां पे तो फ्यूज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड का बनना, फ्यूजन, ठीक है ना। अगर आपके पास में लिक्विड है वो सॉलिड बनता है तो आप क्या कहते हैं यहां पर कि ये हमारे पास में फ्यूज हो गया।
और अगर आप सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं तो आप कहते हैं मेल्ट हो गया, तो ये फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन। तो ये आप बजाय इंस्टेड ऑफ डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन वी विल यूज डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्मूलाज। मे बी कि आपको किसी कॉम्पिटिशन में आईटी और नीट में पूछने, बट बोर्ड में तो एटलीस्ट मुझे उम्मीद नहीं है कि ये पूछेंगे। बोर्ड में हो सकता है कि आपसे फॉर्मूला पूछे, कौन सा फॉर्मूला सही है, किसी फॉर्मूले में m को ऊपर कर देंगे, किसी में नीचे कर देंगे, कहीं पर इसके स्क्वायर को हटा देंगे, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। हो सकता है कि शायद ये वाला सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि केबी या केएफ का नेचर किस चीज पे डिपेंड करता है। और वाटर की वैल्यू 0.52 होती है, एक याद रखेंगे दिमाग में। और इसी तरीके से केएफ की यूनिट भी वही होती है जो कि हमारे पास में अभी बताया गया था आपको, इसके अंदर हुआ करती है। वाटर के केस में आप इसकी वैल्यूज को यहां पर याद कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो, अगर आपका दिल नहीं करे तो आप इसको याद नहीं करेंगे। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने इसको सीख लिया। तो आज हमने बहुत प्यारे तरीके से हर चीज को सीखा है। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने कवर कर दी हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। दो इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स का यूज करते हैं, केएफ एंड केबी, जिसके बारे में बहुत अच्छी डिटेलिंग मैंने आपको लास्ट में आकर के दे दिया है। इसकी यूनिट, वाटर के केस में इसकी वैल्यू, इसका नेचर किस चीज पे डिपेंड करता है, और इसका फॉर्मूला जो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। मैं आपको कल ये पहले बता दूं कि कल की क्लास में मैं आपको यहां पर क्या लेकर के चलूंगा। देखिए, जब ये सब बातें हमने पढ़ लिया तो नेचुरली नाउ वी हैव टू डू सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो कल की क्लास स्लाइड के मैं आपको थोड़े से दर्शन करा देता हूं। और देखिए, दर्शन मैं आपको इस तरह से कराने वाला हूं कि आप देखिए कल की स्लाइड क्या है आपके पास में, न्यूमेरिकल्स। ये कल की क्लास होगी आपकी। आप एडविन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। बड़े शानदार क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो जाते जाते आप यहाँ पर इस पर नजर मारिए खूब अच्छे तरीके से। और इसी के साथ मैं आज की क्लास यहाँ पर खत्म करता हूँ। गुड बाय, टेक केयर। और हम लोग जो है अब यहाँ क्लास को खत्म करते हैं। नजर मान लीजिए इसके ऊपर, नोट्स बनाते रहिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय। देखिए।